हेलो एवरीवन। हम लोग मिडेवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मिडेवल हिस्ट्री में हम लोगों ने बलबन तक आ गए थे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो अ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश के बाद जो है, इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करती हैं। रजिया सुल्तान बहुत छोटे से कार्यकाल के साथ उत्तराधिकार का अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करते हुए शहादत प्राप्त करती हैं और उसके बाद जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद आते हैं और नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है एक लंबे समय तक अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। नासिरुद्दीन मोहम्मद 1246 से लेकर 1265 तक। और उसके बाद जो है ये अब समय आ रहा है बलबन का। बलबन जो है एक बहुत दूरदर्शी राजनेता था और सुल्तान था। उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी थी। इस कारण से उसने जो है 1265 से लेके 1287 तक छत्र राज किया। और उसने 20 वर्ष के करीब भी जो है वजीर की हैसियत से राज किया था और करीब करीब 20 ही वर्ष तक वो सुल्तान के रूप में कार्य करता रहा। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वो इलबरी तुर्क था। उसने जो है इल्तुतमिश ने ही इसको खरीदा था बलबन को और 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात। तो बलबन जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था जो उसको ये क्लैरिटी थी कि एक सुल्तान को कैसे होना चाहिए। तो उसने इसीलिए जो है ये रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति अपनाने के लिए उसने जो है राजत्व का सिद्धांत दिया। उसका राजत्व के सिद्धांत में ये था, क्लियरिटी के साथ था कि वो ये स्थापित कर देना चाहता था कि जो सुल्तान होता है उसका पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाता है। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। जब सुल्तान निरंकुश होगा तो शक्ति का केंद्रीकरण अपने हाथ में करेगा और जब वो शक्ति का केंद्रीकरण अपने हाथ में करता है तो निश्चित तौर पर वो अपने खिलाफ उठने वाले किसी भी संभावनाओं को या किसी भी व्यक्ति को कुचल के रख देगा। ऐसे में फिर वो जो है वो ईरानी आदर्श को स्थापित करने के लिए फारसी पद्धति में अपने दरबार का गठन करता है। वो जागीरों को जांच कराता है। वक्ती और सेवा के बदले शासकों द्वारा वो सभी जागीरों की जांच कराता है जो विभिन्न व्यक्तियों और सैनिकों के बदले शासकों द्वारा दी जाती है। और इसके बाद धीरे धीरे जो है वो पेंशन देना स्टार्ट करता है। जो सैनिक सेवा देने में सक्षम नहीं होते हैं उनको पेंशन देना स्टार्ट करता है। और सेना का एक निश्चित मतलब क्रम के अनुसार सेना का एक पुनर्गठन करता है। नगद वेतन प्रारंभ करता है। और एक विभाग यहाँ से प्रश्न बनता है जिसको हम लोग दीवाने अर्ज कहते हैं। दीवाने अर्ज कहते हैं। दीवाने अर्ज जो है वो एक विभाग की स्थापना बलबन द्वारा कराई जाती है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं और पूछे जाते हैं कि ये विभाग का निर्माण कौन से सुल्तान ने कराया था और क्यों कराया था। तो जो दीवाने अर्ज की स्थापना होती है उसका मुख्य कारण मंगोलों से लड़ने के लिए किया जाता है। फिर जो है वो बलबन ने बहुत एक ईरानी प्रथा थी ये, और इस ईरानी प्रथा को भी वो अपने दरबार में चलवाने की कोशिश करता है। और वो ईरानी प्रथा होती है जिसको बोलते हैं, हेलो एवरीवन, स्वाति तुषाल, जय हिंद तुषाल। 2 दिन से ये मिडेवल की क्लास चल रही है और तुषाल आप जो है रिकॉर्डिंग क्लास देख लीजिएगा। और हम लोग इस समय बलबन को पढ़ रहे हैं। तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो बलबन है वो नासिरुद्दीन महमूद के बाद जो आता है। और बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत में आगे बढ़ाता है दिल्ली सल्तनत को। और वो एक रक्त एवं लौह की नीति को अपनाता है। रक्त और लौह की नीति ये होती है कि वो शासन का सुदृढ़ीकरण करना चाहता है, वो सेना का सुदृढ़ीकरण करना चाहता है, वो शक्ति का केंद्रीकरण करना चाहता है, वो
राजा अभी तक क्या था, जितने भी गुलाम वंश के शासक थे वो राज्य को सुदृढ़ करने और राज्य को विस्तार करने में उतना नहीं लगते हैं जितना लगते हैं, लेकिन जो है राज्य को उतना ज्यादा राजत्व के सिद्धांत के अनुसार नहीं चलाते। इल्तुतमिश करता है, लेकिन जो बलबन आता है और बलबन जब ये काम करता है तो वो बहुत ज्यादा ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है। उसको मालूम होता है कि राजा को कैसे कार्य करना चाहिए। तो ऐसे में वो पूछा भी, प्रश्न भी जाता है, रक्त एवं लौह की नीति कौन लेकर के आया था? तो रक्त एवं लौह की नीति बलबन की थी। ठीक है, तो रक्त एवं लौह की नीति जो है स्थापित बलबन ने की थी। बलबन का राजत्व का एक सिद्धांत था। उस राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत बलबन कहता है कि जो सुल्तान है वो ईश्वर द्वारा दिया गया एक पद होता है। इसलिए अब वो अपने आप को ईश्वर से जोड़ता है, नियर टू गॉड कर देता है, कि भगवान के खिलाफ या ईश्वर के खिलाफ जिस तरीके से आम इंसान मतलब इंसान नहीं जाते हैं, उसी प्रकार सुल्तान के खिलाफ भी जनता या किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती है। तो वो एक अपने आप को इस तरीके से एक महिमा मंडित करता है, अपने पद को सुल्तान स्वयं को घोषित करता है नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद। और इस प्रकार जो है सुल्तान, और वो ये भी कहता है कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। अब सोचिए, जब केंद्र में एक सत्ता ऐसी आती है जो राजत्व के सिद्धांत को इस तरीके से देती है कि जो सुल्तान है वो राजा का ईश्वर का एक दूत है या ईश्वर का दिया हुआ एक पद है, तो ऐसे में वास्तविकता ये है कि वो अब शक्ति का केंद्रीकरण करना चाहता है। और जब शक्ति का केंद्रीकरण करता है, तो हमने पहले की क्लासेस में ये डिस्कस किया था कि एक चालीसा दल होता है और कुछ अमीरों का एक गुट होता है। गुटबाजी को, चालीसा दल को वो खत्म कर देता है, उसका दमन कर देता है। उसका दमन कर देता है। वो उसका दमन इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है, उसने पहले देखा है, और वो राजत्व के सिद्धांत का एक प्रबल समर्थक है। तो वो ये जानता है कि यदि इन अमीरों का, इन चालीसा दल के लोगों को अगर हम दमन नहीं करेंगे तो ये लोग जो है हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में सर्वप्रथम बलबल जो है वो चालीसा दल का दमन करता है और सेना का पुनर्गठन करता है। जब वो सेना का पुनर्गठन करता है तो सेना में एक जो पुराने जो सैनिक होते, इस प्रकार जो है सॉरी, बीच में क्लास मुझे लग रहा है कि वॉइस रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो इस प्रकार से जो है वो सेना का पुनर्गठन करता है और मंगोलों के उस समय मंगोल आक्रमण बहुत हो रहे थे, तो मंगोलों के आक्रमण के लिए वो दीवाने अर्ज की भी स्थापना करता है। दीवाने अर्ज एक विभाग होता है। उसने एक और प्रथा जो है वो प्रारंभ करी थी, जिसको हम लोग सिजदा बोलते हैं और पापोस बोलते हैं। सिजदा क्या होता है? घुटनों के बल बैठ करके सर झुकाना। और पापोस क्या होता है? सुल्तान के चरण को चुंबन करना। इस प्रथा को भी बलबन प्रारंभ करता है। क्यों? क्योंकि उसने तो अपने पद को ही ईश्वर का पद बता दिया है। तो अब इस प्रकार की एक भक्तिपूर्ण भावना ऐसी एक लेकर के आता है, जिसमें जो है सुल्तान जो है वो एक पैगंबर के बाद एक महत्वपूर्ण पद बन जाता है। अब वो सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ करता है
और हाँ, एक और प्रश्न बनता है कि नौरोज की शुरुआत किसने करी थी? तो नौरोज की शुरुआत भी बलबन करता है। ये एक ईरानी त्योहार होता है जिसकी शुरुआत बलबन करता है। इस प्रकार जो है बलबन सत्ता का केंद्रीकरण करता है, सत्ता को मजबूत करता है और चालीसा तक के लोगों को का दमन करता है, जिससे जो है वो एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरता है और वो इस प्रकार दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करता है। यहाँ तक हम बलबन के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद जो है वो जो है उसका एक पुत्र था शहजादा, जिसका नाम था ज्येष्ठ पुत्र, उसका नाम था शहजादा। शहजादा मोहम्मद को उत्तर पश्चिम सीमाओं से मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए वो एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण करवाता है और अपने पुत्र शहजादा को बोलता है कि वहां का शासन सौंपता है और कहता है कि उसका जो है वो रक्षा करेगा। किंतु मंगोल एक प्रबल आक्रमणकारी थे। मंगोल बहुत ज्यादा मतलब वो आक्रमण ही करते थे, उनको आक्रमण करना मतलब ये उनका कार्य था। तो ऐसे में उन मंगोलों के आक्रमण से शहजादा जो है वो बच नहीं पाता है, शहजादा मोहम्मद, और उसकी वहां पे मृत्यु हो जाती है। अमीर खुसरो एक विख्यात कवि जिनका नाम तूतिए हिंद भी है, और वो जो है अमीर हसन को अपने साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय शुरू किया था। मतलब कहने का ये है कि अमीर खुसरो ने और अमीर हसन ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत जो है वो शहजादा मोहम्मद। हाँ तुषार, मैम इसके नोट्स नहीं है क्या? इसके नोट्स हैं। आप क्लास में थे नहीं तो मैंने उसमें अपलोड कर दिया था। आप एक सेकंड रुकिए। ये नोट्स हैं खुशहाल, गयासुद्दीन बलबन। इसके बाद के नोट्स जो हैं वो अपलोडेड हैं। दिख रहा है आपको? यस मैम। ओके, ठीक है। एक्चुअली आप तो शुरू से क्लास में नहीं थे तो अभी हो सकता है आपको कुछ समझ में ना भी आ रहा हो। यस मैम।
ओके, कोई बात नहीं। आप बलबन को जो मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर्स डाले हैं उनको एक बार सुनिएगा, और कुछ ना समझ में आए तो बाद में आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, ठीक है। तो हम बलबन पढ़ रहे थे। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने आपको बताया कि बलबन जो है वो दीवाने अर्ज जो है, दीवाने अर्ज की के पद की स्थापना जो की जाती है वो मंगोलों के लिए की जाती है। उसका जो बेटा होता है शहजादा मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो जाती है मंगोलों से लड़ते लड़ते। तो अब जो है बलबन की मृत्यु के पश्चात उसका पौत्र कैकू बाद, ये इसका पौत्र होता है। पौत्र मतलब बेटे का पुत्र। हाँ, बेटे का पुत्र। तो बेटे का पुत्र जो है, बेटे का पुत्र जो है अब ये इसका उत्तराधिकारी बनता है। कैकू बाद, ठीक है। कैकूबाद जो है वो थोड़ा सा अयोग्य होता है, वो थोड़ा सा विलासी होता है, थोड़ा सा भोगी विलासी होता है, और अराजकता हो जाती है इसके काम, मतलब इसके कार्यकाल में। तो जब इसके कार्यकाल में अराजकता हो जाएगी तो अब जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रथा पड़ चुकी होती है कि जो माइट इज राइट, यानी कि जिसके हाथ में शक्ति है वही शासन करेगा, ठीक है। तो अब बलबन जिस तरीके से अपने आप को स्वयं घोषित करता है और बताता है कि मैं जो हूँ, मैं राजा हूँ, राजा ऐसा होता है। और तो अब क्या होता है कि कैकूबाद उस चीज को ले नहीं जा पाता है, क्योंकि कैकूबाद जो है वो खुद बहुत विलासी भोगी प्रकृति का होता है, तो ज्यादा दिन रुक नहीं पाता है। तो अब क्या होता है कि यहाँ से जो है बलबन का जो उत्तराधिकारी ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है, 2 ही साल करता है, और उसके बाद जो है अब यहाँ से खिलजी वंश की स्थापना होती है, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1220। 1290 से 1220 के मध्य खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश कभी पूछ ले कि बलबन का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो कैकूबाद था, ठीक है। 1290 से 1320 तक बहुत छोटा कार्यकाल होता है इन लोगों का, लगभग ज्यादा बड़ा नहीं होता है। खिलजी वंश का स्थापना की प्रश्न भी पूछा जाता है कि सब दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है, तो वो खिलजी वंशियों का रहा है, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना 1220 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने करा था। खिलजियों का दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार एक राजवंशी परिवर्तन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को एक क्रांति की संज्ञा दी। दिल्ली सल्तनत के वंशों में खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय, लगभग 30 वर्ष, मैंने अभी बताया था ज्यादा दिन नहीं, लगभग 30 वर्ष खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्षों तक अगर किसी ने शासन किया है तो वो खिलजी वंशी लोगों ने किया है, ठीक है। अब जो है अब क्या होता है कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है वो 4 साल, लगभग 6 साल जो है वो यहाँ पे राज करते हैं। और इन्होंने जो है खिलजी वंश की स्थापना की है। और इनका नाम जो है, ये भी जो है एक तुर्क हैं, और ये जलालुद्दीन खिलजी जो हैं, ये सिंहासन पर अपना जो अधिकार प्राप्त करते हैं वो शक्ति के अधिकार पर करते हैं, एक दूसरे को लोग अपदस्थ करके, मार के, षड्यंत्र करके ही आगे बढ़ रहे हैं। तो जो सुल्तान कैकूबाद है,
कैकुबाद जो है, ये कैकुबाद के समय अमीर था, ये अमीर ममालिक था। तो इसको जो है कैकुबाद ने शाइस्ता खां की उपाधि भी दी थी। ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि शाइस्ता खां की उपाधि किसको दी गई थी, तो वो जलालुद्दीन खिलजी को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, तो वो कैकुबाद के द्वारा दी गई थी। कैकुबाद द्वारा जो कैकुबाद ने एक किला बनवाया था जिसको किलो खड़ी बोलते हैं या कुलागढ़ी बोलते हैं। किलो खड़ी, किलो खड़ी, इसके महल में जलालुद्दीन अपना राज्याभिषेक करवाता है। राज्याभिषेक जलालुद्दीन करवाता है। दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान होता है जिसकी आंतरिक नीति, मतलब ये बहुत उदार होता है। ये चूंकि बहुत वृद्धावस्था में राजा बनता है, ये बहुत वृद्धावस्था में सुल्तान बनता है, तो ये जो है सुल्तान तो बन जाता है लेकिन बहुत ज्यादा मार काट या खून खराबे से बचना चाहता है। तो ये इसकी जो आंतरिक नीति होती है वो ये होती है कि वो सबको लेकर के चले, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, भारतीय मुसलमान हो, विदेशी मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, कोई भी हो, सबको लेकर के चलना चाहता है। तो ऐसे में जो है इसका जो है दृष्टिकोण होता है वो हिंदू जनता के प्रति भी थोड़ा उदार होता है। खिलजियों ने जो है भारतीयों को उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। ठीक है, जब उदार होंगे तभी ना उच्च पदों पर नियुक्त करेंगे। तो इन लोगों ने उच्च पदों पर, दिल्ली सल्तनत में इन्होंने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ किया। जलालुद्दीन ने जो है दक्षिण भारत में देवगिरी के एक शासक है रामचंद्र देव, उन पर हमला किया था। रामचंद्र देव पर जलालुद्दीन ने, देवगिरी पर। लेकिन जो है पूर्णतः ये सफल नहीं हो पाए थे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी करता है। तो इसके समय में जो एक ऐसा भी कहा जाता है कि एक फकीर होते हैं जिनका नाम होता है सीदी मौला। सीदी मौला, सीदी मौला, सीदी मौला, इनका जो है हाथी से इनको, ये एक ईरानी फकीर होते हैं, ईरानी फकीर। इनको जो है हाथी के नीचे जो है हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया जाता है। और इस प्रकार से जो है ये जलालुद्दीन जो है कहते हैं, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं कुछ किया, बस यही दो चार कार्य किए थे। एक तो सीदी मौला को इन्होंने हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था, और दूसरा जो है रामचंद्र देव के ऊपर जो है, देवगिरी के जो शासक थे उनके ऊपर हमला किया था। बाकी समय तो ऐसा कुछ इन्होंने खास नहीं किया है। और बल्कि जो लोग इनके समय विद्रोह भी करते थे, जैसे कि मलिक छज्जू, ये कड़ा के जो हैं वो थे एक तरीके से वहां के सूबेदार थे, और इन्होंने वहां पे विद्रोह भी कर दिया था, लेकिन जलालुद्दीन ने इनको भी माफ कर दिया। ये कहते हैं कि मैं एक वृद्ध हूँ और मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ, और मैं मुसलमानों का रक्त बहाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, या मैं मुसलमानों का रक्त बहाना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार से ये अपनी वृद्धावस्था में होते हैं। अब जो है इनका एक भतीजा होता है जिसका नाम हम अच्छे से जानते हैं। बताएंगे तो शायद क्या नाम है उनका? किनका मैम? जलालुद्दीन के भतीजे का नाम। अकबर। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। हम्म, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन का भतीजा होता है। तो जलालुद्दीन का जो भतीजा होता है, एक फैक्ट यहाँ पे और भी है, ये जलालुद्दीन खिलजी के काल में ही
उलूग खां ने लगभग 4000 मंगोलों के साथ इस्लाम को स्वीकार किया था और दिल्ली के निकट मुगलपुर में बस गए थे, जो नवीन मुसलमान कहलाए। नवीन मुस्कर आज भी मंगोलपुरी बसा हुआ है दिल्ली में, ठीक है। तो वो जो मंगोलपुरी है वो ये मंगोलों के द्वारा बसाए गए थे। 4000 से अधिक लोगों ने उलूग खां के नेतृत्व में इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। तो ये नवीन मुसलमान कहलाते हैं। तो ये एक फैक्ट है। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके कार्यकाल में हुआ था, तो वो भी जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुआ था। इस प्रकार से 19 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने और बधाई देने देवगिरी के आक्रमण के पश्चात कड़ा पहुंचते हैं। वहां उनके भतीजे द्वारा छल पूर्वक सुल्तान का वध कर दिया गया। जो इनका भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन को का वध कर देते हैं, ठीक है। फिर 1296 से 1316 ईस्वी तक अब अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल आता है। 1296 से 1316। 1316, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो अलाउद्दीन जो है बहुत ये भी चालाक होता है। ये क्या करता है, पहले तो जलालुद्दीन और जितने भी सगे संबंधी जितने भी होते हैं सबको बारी बारी से खत्म कर देता है। मतलब कोई कुछ छोड़ता ही नहीं है, ठीक है, कि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा हो सके। वो सबकी जो है सबको एक तरफ से एक तरीके से मतलब खत्म कर देता है, ठीक है, जड़मूल समेत नष्ट कर देता है। इसका मूल नाम क्या होता है, अली गुरशास्प। अली गुरशास्त्र। गुरशास्प, सॉरी, अली गुरशास्प, ये इसका मूल नाम होता है। और ये इसकी कुछ उपाधियां होती है। इसकी उपाधियां होती है खलीफा का नाइब, खलीफा का नाइब, सिकंदर द्वितीय, और सिकंदर सानी। सिकंदर ए सानी, ये इसकी उपाधियां होती हैं। अलाउद्दीन के 3 छोटे भाई भी होते हैं, जिनका नाम होता है अल्माज बेग, कुतलुग तिगीन और मोहम्मद, जिसमें से सिर्फ अल्माज बेग का नाम इतिहास में मिलता है। अल्माज बेग की उपाधि उलूग खां थी, ठीक है। अलाउद्दीन ने अपने शासन में क्या क्या किया था, ख्वाजा खातिर को वजीर बनाया था। एक ख्वाजा खातिर थे जिनका नाम था, जिनको वजीर बनाया था। सुद्दीन आरिफ को सदरे जहां बनाया और साम्राज्य का मुख्य काजी बनाया। मुल्क को आला दबीर बनाया और दीवाने इंशा के पद पे नियुक्त किया। ये सब तो छोटी मोटी बातें, इतना कोई ये पूछा नहीं जाता है, बस ये बताने वाली बात है। दूसरी बात ये है, अलाउद्दीन जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति से सलाह लेता था और उसका वो मित्र था अलाउल मुल्क।
सिर्फ इसी से वो अपने शासन के विषय में सलाह लेता था। कोई चालीसा नहीं, कोई ऐसा वजीरों का गुट नहीं, ऐसा कोई मंत्री परिषद नहीं, सिर्फ वो एक व्यक्ति से अपने शासन की सलाह लिया करता था। फिर जो है अलाउद्दीन जो खिलजी है, इसके शासन काल में कुछ विद्रोह होते हैं। इसके शासन काल में विद्रोह बहुत होते हैं। तो नव मुस्लिमों का विद्रोह, नव मुस्लिम कौन थे अभी हमने डिस्कस किया था। नवीन मुसलमान किसको कहा गया था तुषार? पता नहीं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, जो मंगोल बस गए थे दिल्ली के पास, 4000 मुसलमानों ने इस्लाम धर्म का स्वीकार किया था, उन्हीं को नवीन मुसलमान बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। आप क्लास में थे नहीं हमें लग रहा। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो नव मुसलमानों का विद्रोह होता है, और ये पहला विद्रोह होता है। फिर अकत खां का विद्रोह होता है, फिर मंगू खां का विद्रोह होता है, और हाजी मौला का विद्रोह होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह का उन्मूलन में निम्नलिखित उपाय किए। अब इन विद्रोह को कैसे दबाएगा वो? तो उसने क्या किया कि उसने लूटपाट बहुत करी। अलाउद्दीन खिलजी ने धनी जो व्यक्ति होते थे उनकी संपत्ति को छीना, गुप्तचर विभाग का गठन किया, मद्य निषेध को लागू किया, यानी कि कोई मद्य का सेवन नहीं करेगा। मद्य मतलब शराब, मद्य का सेवन नहीं करेगा, और अमीरों से मेल मिलाप व वैवाहिक संबंध पर प्रतिबंध लगा दिए उसने। सल्तनत काल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण 6 बार अलाउद्दीन काल में हुआ। ये प्रश्न बनता है यहां से, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए मंगोलों का आक्रमण सबसे ज्यादा किसके काल में हुआ, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। लगभग लगभग ऐसा कह सकते हैं कि पूरे सल्तनत काल में अगर सबसे ज्यादा किसी का आक्रमण हुआ है तो मंगोलों का हुआ है। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई। वही बलबन की नीति वो भी अपनाता है, रक्त और तलवार की नीति। अलाउद्दीन के विश्वास पात्र कुछ सेना नायक थे। अलाउद्दीन के विश्वास पात्र कुछ सेना नायक थे जिनका नाम था नुसरत खां, उल्लूक खां, जफर खां, अकत खां। साम्राज्य विस्तार। अब ये अपना साम्राज्य का विस्तार करेगा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन क्योंकि योग्य शासक है और उसने मंगोलों पर भी काफी कुछ तक लगाम लगा रखी थी, तो अब जो है वो साम्राज्य विस्तार का प्रयास करता है। तो अलाउद्दीन जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी तक ये कहा जा सकता था कि बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी विचारधारा नहीं थी। अभी तक बस राज्य को सुदृढ़ करना और जहां पर है वहां पर बने रहने का प्रयास ज्यादा किया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन आता है तो अपने साम्राज्य के विस्तार का काम करता है। जलालुद्दीन जो है वो इतना नहीं करते हैं। जलालुद्दीन सिर्फ जो है वो मतलब अपना शक्ति को प्राप्त करने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार में नहीं की चेष्टा करते हैं। लेकिन अलाउद्दीन के काल से साम्राज्यवादी विस्तार का सूत्रपात होता है। साम्राज्यवादी का मतलब यह है कि आपका जो भी साम्राज्य है, आपका जो भी राज्य है, उसकी सीमाओं का विस्तार करना, उसको ही साम्राज्यवादी विस्तार बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। वो प्रारंभ से ही साहसी और महत्वाकांक्षी था अलाउद्दीन। जब वो कड़ा का सूबेदार था तभी उसने 1292 में मालवा पर आक्रमण करके भिलसा नगर को लूटा था और अपार संपत्ति एकत्र। उसको मालूम चल गया था कि भारतीय, मतलब ये चीज तो शुरू से ही थी कि भारतीय मंदिरों में बहुत ज्यादा अकूत धन संपदा है, तो वहां पे आक्रमण करो और उसे लूट लो। तो भिलसा नगर में जो है उसने लूटपाट करके बहुत सारी संपत्ति का एकत्रीकरण किया। भाई जाहिर सी बात है, जब तक अगर आप अपनी सेना का विस्तार करते हैं या सेना को रखते हैं या आप अपने राज्य को सुदृढ़ीकरण करते हैं या उसका विस्तार करते हैं, तो धन की तो आवश्यकता है ही। धन कहाँ से मिलेगा?
वो या तो लूटपाट से मिलेगा या कर से मिलेगा। तो कर व्यवस्था भी अभी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं हुई है, तो अब क्या है, लूटपाट ही ज्यादा रह जाती है। हालांकि ऐसा नहीं कर व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अलाउद्दीन जो है वो लूटपाट करता है। अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित किया था। पूछ सकता है कि अलाउद्दीन अपने अपने आप को सुल्तान कहाँ पे घोषित किया था, तो कड़ा में, मानिकपुर में। लेकिन उसने अपना राज्य, सुल्तान तो घोषित करता है कड़ा मानिकपुर में, लेकिन अपने आप का जो राज्याभिषेक करवाता है वो करवाता है बलबन के लाल महल में। लाल महल किससे रिलेटेड है? बलबन से। वहां से ये वहां अपना राज्याभिषेक करवाता है। अलाउद्दीन के जो समकालीन अमीर खुसरो भी थे, अमीर खुसरो को का तो नाम सुना ही होगा। यस मैम। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी बोलते हैं। और उसके परवर तो ये एक जो है अमीर खुसरो, बहुत एक मतलब बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काव्य लिखा, और बहुत बहुत सारे राजाओं का इन्होंने कार्यकाल देखा भी है। तो ये हम पढ़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब अपने आप को अनवरत युद्ध में ये जो है फंसा लेता है अलाउद्दीन, और अपनी सल्तनत को प्रभावशाली विस्तार करता है। उत्तर भारत में पंजाब से लेकर के सिंध और उत्तर प्रदेश केंद्रीय शासन में सीधे नियंत्रण में वो ले लेता है। पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश है सब उसके केंद्रीय नियंत्रण में आ जाते हैं। अधिकांश मध्य भारत में, जिसमें चंदेरी, उज्जैन, मांडू, ये जितने भी स्थल हैं वो भी जो है इसके सीधे नियंत्रण में आ जाते हैं। अब राजपूताना, अब इसको चुनौती कहाँ से मिल रही है? यही सब तो छोटे छोटे राज्य होंगे, छोटे छोटे क्षेत्र होंगे जिसको उसने डरा के, धमका के, लूटपाट करके और लड़के अपने अंदर ले लिया होगा। लेकिन अब इसको जो है बड़ा जो है मिल रहा है, चुनौती जो मिलती है वो राजपूताना से मिलती है, राजस्थान के देवगिरी के यादवों से मिलती है, होयसल से मिलती है और काकती राज्य से मिलती है। फिर जो पांड्य राजा थे जो कि दक्षिण में थे, अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया इन्होंने, और ना ही कोई कर दिया। ठीक है, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, लेकिन ये क्या था, ये जो मतलब ये जो राजपूताना, यादव और होयसाल और जो काकतीय वंश थे, ये भले से एक चुनौती थी, लेकिन इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि एक समझौता किया, या अपनी एक कूटनीति के तरह से ज्यादा उलझना नहीं चाहे, और इन्होंने कर देना स्वीकार किया। ये कर देते थे। ठीक है, अलाउद्दीन को क्या चाहिए था? धन चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो बस वो कर लेता था इन लोगों से, और ज्यादा कुछ नहीं। तो अब जो है चुनौती और कर के बीच में जो है कर को चुना गया और एक शांतिपूर्ण व्यवस्था का बनाए रखा गया। लेकिन जो दक्षिण भारत के जो पांड्य थे, उन्होंने जो है अलाउद्दीन को का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं किया, और ना ही उन्होंने कभी कर दिया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कश्मीर, ये जितने प्रांत थे ये दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र थे। कौन कौन से दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र था? बंगाल, उड़ीसा, कश्मीर और बिहार। उत्तर प्रदेश तक तो दिल्ली सल्तनत का वो दिखता है, लेकिन बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ जो क्षेत्र है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और कश्मीर में भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई उस समय टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि गाड़ियां भेज दी और हवाई जहाज उतार दिए, ऐसा तो है नहीं। जहां तक आपकी सेना और आपका धन बल, आपकी शक्ति पहुंच पाएगी, आप वहीं तक तो नियंत्रण कर पाएंगे। और भारत इतना बड़ा राज्य था, इतना बड़ा भूभाग है कि वहां पे एक स्टेट में ही अगर आप उत्तर प्रदेश को ही अकेले ले ले तो वो कहते हैं कि वो अपने आप में एक पूरा देश हो सकता है ना। या एक राजस्थान को ही ले लें तो अपने आप में एक पूरा देश हो सकता है। यूरोप के तो कितने देश हैं जो उत्तर प्रदेश से भी छोटे छोटे हैं, नन्हे नन्हे हैं, है ना। तो ऐसे में उस काल में जब ना हाथी घोड़ों पे ही निर्भर हुआ जाता था और ज्यादा कुछ था नहीं, ऐसी कोई आधुनिक प्रणाली नहीं थी, तो ऐसे में इतने दूर तक शासन करना भी अपने आप में बड़ी बात होती है।
अलाउद्दीन जो है वो कहता है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, उसका हर राजा का एक राजत्व का सिद्धांत होता है और वो अपने राजत्व के सिद्धांत के अनुसार चलता है। जैसे बलबन का राजत्व का सिद्धांत क्या था कि वो अपने आप को ईश्वर के पैगंबर के बाद बताता है कि ईश्वर जो सुल्तान है वो ईश्वर का पद है, ईश्वर के द्वारा दिया गया पद है और सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी भी है, वो कहता है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, राजा हमेशा अकेला होता है, यदि है भी सगा संबंधी तो वो भी उसे वो सगा नहीं मानता है, यानी कि वो रक्त संबंधों को या अपने को वो राजा राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं मानता है, राजा को वो इस तरीके से देखता है। तो शायद समझ पा रहे हैं आप? यस मैम। ओके, आपने शुरू से क्लास नहीं की है ना, इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। यस मैम। कोई बात नहीं, आप एक बार जो वीडियोस है ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आप उनको सुन लीजिएगा। 2 या 3 ही दिन हुए हैं, शायद या तीसरा दिन होगा। मैम जो इसमें ये आपने जो नोट्स अपलोड कर रखे हैं वो प्रॉपरली वापस कर सकते हो क्या? इसमें क्या अभी मैंने देखा प्रॉपरली नहीं हो रखे। अब मैं नोट सारे जो है उसमें अपलोड कर दूंगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ उसको आप पढ़ लो, ठीक है? वो तो ठीक है, वो आधे अधूरे हो रखे प्रॉपर सीरियल वाइज कि कहाँ से क्या हो रहा है, वो वैसे कर दोगे अपलोड? ऐसे जैसे आपने क्लास शुरू से स्टार्ट की ना वो प्रॉपर वहां से। हाँ, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है मध्यकालीन इतिहास। इससे पहले भी शायद एक क्लास हो रखी है उसकी। मैं क्लास के बाद कर दूं? हाँ वो कोई ना, बाद में अपलोड कर देना। हाँ, लेकिन मैं क्लास प्रॉपर के बाद, वो क्या नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आएगी? नहीं नहीं, मैं क्लास के बाद कर दूंगी। एक ये भी तो है भारत की यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये मध्यकालीन इतिहास नहीं है ना, ये तो मॉडर्न इंडिया का है, आप कहीं और देख रहे हो। मैं आफ्टरनून वाले स्टडी में उसमें देख रहा हूँ मैं। आफ्टरनून वाले स्टडी मटेरियल में देख रहे हैं आप? तो जो मिडिवल, जो यूरोपियों का भारत का आगमन वाला अब वो देख रहे हो, वो मैंने ये क्लास पढ़ाई थी। मॉडर्न हाँ, आपने ली की क्लास? आप मिडिवल मध्यकालीन भारत देखो, अभी आप आधुनिक भारत में मत जाओ। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, आधुनिक भारत में अभी आजकल नहीं पढ़ा रही हूँ, वो मैंने सिर्फ पढ़ाया था कुछ 1-2 दिन के लिए। ठीक है, ये नोट्स प्रॉपर है, आप अपलोड कर देना, मैं देख लूंगा। हाँ हाँ, मैं अपलोड कर दूंगी। तो हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने मोटा मोटा क्या पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? एक तो ये अलाउद्दीन कि खिलजी अलाउद्दीन, हाँ हाँ बताइए। मतलब वो एक तो कर कर प्रणाली अपनाया था और खुद का राज्याभिषेक वो खुद का कड़ा में करवाया था। बलबन के और लाल महल में उसने बलबन को राज्याभिषेक कराया था। राज्याभिषेक करवाया था। हाँ, और और कौन कौन से, वो कौन, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए लूटपाट ज्यादा करता था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जिसको बोलते हैं साम्राज्यवादी राज्य, साम्राज्यवादी विचारधारा। साम्राज्यवादी ज्यादा। विचारधारा का मतलब होता है कि अपने राज्य की सीमाओं को लगातार बढ़ाने का प्रयास करते रहना। यस मैम। ठीक है, जैसे चाइना को आजकल बोला जाता है ना, ये साम्राज्यवादी है, ये विस्तारवादी है, मतलब ये कोई हाँ। सीमा को अंतिम नहीं मानते कि ये मेरी सीमा है, वो जहां खड़े हो जाएंगे कहेंगे ये हमारी सीमा यस मैम। है ना, चाइना यही करता भी है। यस। तो वही था। तो साम्राज्यवादी जो मानसिकता होती है उसमें सीमा का कोई अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता, उसको राजा का वैसे भी कर्तव्य ही उस जमाने में ये माना जाता था कि अपने राज्य की सीमाओं का निरंतर बढ़ाते रहना। यस मैम। ठीक है, तो अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि अमीर खुसरो किसके कार्यकाल में था, तो वो
अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और ये मैं आपको ये बता रही थी कि अलाउद्दीन खिलजी का एक राजत्व, हर किसी का एक प्रिंसिपल होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी का भी एक प्रिंसिपल था, एक राजत्व सिद्धांत था। वो कहता था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। ठीक है। हम्म। हम्म। यस। सगे संबंधियों पर वो विश्वास नहीं करता था, इसीलिए तो उसने जलालुद्दीन के सभी जितने भी सगे संबंधी थे सबको खत्म कर दिया था। हम्म। जबकि वो स्वयं जलालुद्दीन क्या थे, जलालुद्दीन उसके चाचा थे और ये उनका भतीजा था। अच्छा। यस मैम। हम्म। और जो है ये हिंदू राजाओं को ज्यादा परेशान नहीं किया था, इसने सिर्फ इतना कहा था कि हमें कर दो, टैक्स दो और शांति से बने रहो। ठीक है। यस मैम। तो अलाउद्दीन अलाउद्दीन ये जानता था कि भले वो कितना शक्तिशाली हो, लेकिन अभी वो इतना शक्तिशाली नहीं हो गया है कि वो सीधे सीधे हिंदू राजाओं से लोहा ले सके उस काल में। हो सकता है अलाउद्दीन और आगे होता तो शायद ले भी पाता, जैसे अकबर है, अकबर एक काल में आते हैं और सभी हिंदू राजाओं के साथ जो है उनका एक, फिर एक वो होता है जो उनसे मतलब लड़ते हैं, तो उनका मुश्किल हो जाता है, और जो जो उनसे समझौता कर लेते हैं उनसे विवाह नीति अपनाता है। तो जो कार्य और परिस्थितियां होती है वो अलाउद्दीन खिलजी के इस पक्ष में अभी नहीं है कि वो पूरी तरह से सबसे लड़ सके, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी दिल्ली सल्तनत अपने शुरुआती चरण में है, अभी वो और अभी वो विचारधारा भी नहीं बनती है एक छत्र राज्य करने वाली, क्योंकि जो और भी राज्य पहले से हैं जैसे राजपूताना थे, यादव थे, और ये आपके ये होयसल मराठा। थे, काकी थे, ये सब अभी मजबूत स्थिति में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी तरीके के विवाद से बचने के लिए या भविष्य में किसी प्रकार के लड़ाई या किसी प्रकार के युद्ध से बचने के लिए इन लोगों ने कर देना स्वीकार किया था। लेकिन जो पांडे थे, पांडे दक्षिण भारत के पांडे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था कर देना। ठीक है। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो बाद में जो अकबर है वो कहते नहीं है कि मतलब बाद में जो अधीनता स्वीकार कर लेते थे उनसे वैवाहिक गठबंधन हो जाता था, उनसे कर वर ले लेते थे, और जिनसे नहीं अधीनता स्वीकार उनसे युद्ध होता था, युद्ध करके मतलब अधीनता तुम्हें स्वीकार करनी है, चाहे तुम युद्ध करके करो चाहे तुम समझौता करके करो, ये बाद में नीति आती है। ठीक है। यस मैम। हम्म। तो ये अलाउद्दीन खिलजी है जो विजयों और शत्रु को मित्र बनाने की नीति का पालन करने में अलाउद्दीन की तुलना अकबर से की जा सकती है। अलाउद्दीन की तुलना अकबर से की जा सकती है किस लिए, या मतलब शत्रु को मित्र बनाने की नीति, मतलब ठीक है तुम जो है मित्र बन जाओ, कर दो, टैक्स दो, हम तुमको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। यस मैम। तो इसलिए उसने जो हिंदू राजाओं को उनकी पूर्व स्थिति में रहने दिया, चाहता तो आक्रमण करता, लेकिन नहीं है। इससे एक बल्कि एक मूवी भी आपने भी पढ़ी होगी पद्मावत, जिस पर बहुत ज्यादा वो हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रानी पद्मावती को देखने के लिए, अब पता नहीं है इतिहासकार, इसमें सबका अलग अलग तथ्य है, सबका अलग अलग विचार है। हो सकता है कि राजा रतन सिंह ने उनकी अधिकार ना स्वीकार की हो, इस वजह से वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया हो, और इसके बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं। ठीक है। फिर 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय करता है अलाउद्दीन। ठीक है। और ये इसकी बहुत बड़ी विजय होती है, चित्तौड़ विजय। इसके पूर्व इसने इसे किसी सुल्तान ने नहीं जीता था, चित्तौड़ को इससे पहले किसी ने नहीं जीता था। किसने जीता 1303 में? अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़ का नाम उसने अपने पुत्र खिज्र का के नाम पर खिजराबाद, चित्तौड़ को का नाम बाद में क्या रख दिया, उसका नाम रख दिया खिजराबाद। खिजराबाद। और इसके पुत्र का नाम क्या था? खिज्र खां। इस यस मैम। अभियान में अमीर खुसरो भी हिस्सा लिए थे। अमीर खुसरो ये चित्तौड़ वाले युद्ध के समय हिस्सा लिए थे और अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। ठीक है। हम्म। अमीर खुसरो ने पद्मावती की कहानी को सुलेमान शेवा के नाम से लिखा है। चित्तौड़ विजय ये वही है जिसमें राजा रतन सिंह से इनका युद्ध होता है। ठीक है। हम्म।
ठीक है, तो अमीर खुसरो ने जो है इस पद्मावती की कहानी को कौन से नाम से लिखा है? सुलेमान शेवा। सेवा। सुलेमान शेवा यस में मैम। किसकी है कहानी? पद्मावती। पद्मा। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक अंतिम अभियान होता है, एक चित्तौड़ होता है और एक अंतिम अभियान कौन सा होता है? होता है जालौर अभियान। ये इसका उत्तर भारत का अंतिम अभियान होता है। उत्तर भारत यानी कि अभी सुबह ही हमने आपको बताया था कि जो उत्तर की दिशा में, या तो कश्मीर से लेकर के और कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश तक, ये जितना भी क्षेत्र है उत्तर भारत, बिहार और ये पूरा एरिया। यहाँ के शासक का क्या नाम था? यहाँ के शासक का नाम था जालौर के, ये हिंदू चौहान शासक वंशी थे, हिंदू शासक थे, चौहान वंशी थे, और इनका नाम था कान्हो देव। कान्हो देव या कृष्णदेव तृतीय। तृतीय। तो ये फाइनली जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अपना अंतिम जो है ये प्रयास करते हैं, और यहाँ पे कान्हो देव को भी ये पराजित करते हैं, और ये कहीं ना कहीं रणथंभौर राज्य को भी अलाउद्दीन जो है वो दिल्ली सल्तनत में विलय कर लेता है। पर राजपूताना के कुछ और अन्य प्रदेश होते हैं, वो शाही कानूनों के अंतर्गत लाने का प्रयत्न उनको नहीं किया जाता है, क्योंकि मतलब वो बैलेंस करके चलता था कि कुछ को अंदर में ले लिया है, कुछ को छोड़ देता था कि चलो ठीक है छोड़ो। चित्तौड़ में करा, रणथंभौर में किया, जालौर जालौर में किया, फिर कुछ राज्यों को उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो थोड़ा बैलेंसिंग उसमें चलता था। अमीर खुसरो रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन के साथ था। तो देखो अभी किस कौन कौन से, चित्तौड़ के साथ भी है, रणथंभौर के साथ भी है अमीर खुसरो। ठीक है, जोधपुर जोधपुर में एक संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में आपको। हेलो, आप सुन पा रहे हैं तुषार? यस मैम। जोधपुर में एक संस्कृत शिलालेख है, अब हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं लिखवाया हो, तो उसमें लिखा है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। अलाउद्दीन भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। अगर कोई पूछे कि दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक कौन था सल्तनत काल में? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र को रायन की पदवी और चंदोवा देकर सम्मानित किया। उसे 1 लाख सोने के टंके दिए और नवसारी का जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया। रामचंद्र ने अलाउद्दीन के आक्रमण से बाध्य होकर प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया। मतलब क्या हुआ, अलाउद्दीन क्या चाह रहा था कि भाई हम तुम पे आक्रमण करेंगे अगर तुम हमको कर नहीं दोगे, ठीक है, इसलिए चुपचाप से कर दे दो। तो आक्रमण करता है, तो फिर ये राय जो देवगिरी के जो शासक है रामचंद्र, ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हम आपको जो है, आपने आक्रमण कर ही दिया है, अब मजबूर कर देता है अलाउद्दीन
तो वो जो है एक एलुचपुर उसकी एक मतलब एक राज्य का एक जगह होती है जहां की वो आय भेजने के लिए, बेसिकली आय प्राप्त करने के लिए जहां तहां आक्रमण करता है और वहां से कर प्राप्त करता है। ठीक है। तो अलाउद्दीन का जो प्रथम सैन्य अभियान होता है वो 1298 गुजरात के विरुद्ध होता है। इसका जो प्रथम होता है वो कौन सा है? देखो दक्षिण भारत में मैं दिल्ली सल्तनत का पहला व्यक्ति कौन है आक्रमण करने वाला? अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन का प्रथम आक्रमण कौन सा है? चित्तौड़। 1200। हाँ, चित्तौड़ गुजरात। वाला। नहीं, अभी जो एकदम प्रथम है, चित्तौड़ तो राजपूताना का प्रथम था। ये अलाउद्दीन का प्रथम जो सैन्य अभियान है वो 1298 में गुजरात के विरुद्ध होता है। यहाँ के जो शासक है वो बघेल राजपूत कर्ण था। इसी अभियान के समय कैम्बे में मलिक काफूर पकड़ा गया था। मलिक काफूर बाद में इसका बहुत बड़ा चेला हो जाता है। ठीक है। हम्म। मलिक काफूर को इसी गुजरात अभियान से ही ये लेकर के आता है मलिक काफूर। तो ये जो है, अब जो है एक चीज और जुड़ी होती है जो अलाउद्दीन से जुड़ी हुई है। आपको याद है कोहिनूर हीरा? कोहिनूर हीरा जो है प्रताप रुद्र देव से मलिक काफूर को मिलता है। मलिक काफूर इसका एक तरीके से दास होता है। ये दक्षिण अभियान की तरफ जाता है मलिक काफूर और वहां से कोहिनूर हीरा लेकर के आता है। ठीक है। यस मैम। हम्म। अब जो है जो पांडे राजा इनकी जो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो अब धन की लूटपाट की दृष्टि से अब जो है जो मलिक काफूर बहुत तेज आदमी होता है, बहुत का दास भी होता है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन इसको बहुत पसंद करते हैं। अब जो है ये काफूर जो है आक्रमण कर देता है पांड्य राज्य पर, पांड्यों पर। ठीक है। यस मैम। हम्म। इस प्रकार जो है मतलब एक तरीके से दक्षिण भारत पर भी अलाउद्दीन खिलजी अपना एक तरीके से आधिपत्य स्थापित करने में सफल होता है। दक्षिण भारत के राज्यों पे आक्रमण करने का अलाउद्दीन का जो उद्देश्य था वो धन और विजय दोनों थी। जब एक विजय प्राप्त हो गई, गुजरात में भी कर लिया, दक्षिण भारत में भी कर लिया, राजपूताना में भी कर दिया, तो मतलब अब कहीं ना कहीं विजय की लालसा भी बढ़ने लगती है। ठीक है। यस मैम। तो हाँ, तो इस प्रकार से जो अलाउद्दीन है वो जो है अब जो है एक बहुत बड़ा एक एक छत्र राज्य करने की स्थिति में आ जाता है, लेकिन वो उस तरीके से राज्य नहीं करता है कि मतलब किसी को मतलब उसको बस ये है कि वो आक्रमण करता है और उसको लूटपाट करनी है, उसको धन चाहिए, बस। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम डिस्कस करेंगे और नोट्स मैं शाम तक अपलोड कर दूंगी। ठीक है। ठीक है। ओके, गुड डे। ठीक है मैम, जय हिंद।